जून को जिस तरीके से संजीव की हत्या लखनऊ के कोर्ट में की गई थी, संजीव हत्याकांड बड़ा ही फेमस हत्याकांड आता। ऐसे में माना यह जा रहा है कि उसमें जिस तरीके से आरोपी विजय यादव थे, तो कहीं ना कहीं अब तार जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक तार निकलते हुए नजर आ रहे हैं। पहले नेपाल के असलम का नाम आया, अब जिस तरीके से 5 लाख का इनामी बदन सिंह बद्दो का नाम आ रहा है। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में संजीव और कहीं न कहीं जो जीवा है और उधर बदन सिंह बद्दो, दोनों ही लोग उत्तर पश्चिम में वसूली का काम करते थे और एक दूसरे कहीं न कहीं जिससे वसूली का काम था, एक दूसरे से रंजिश हो चुकी थी और एक दूसरे से कहीं न कहीं कारोबार को लेकर लगातार ये मन मुटाव नजर आता। तो ऐसे में माना यह जाए कि किस तरीके से संजीव जीवा को रास्ते से हटाया जाए, तो इसका पूरा प्लान बदन सिंह बद्दो ने तैयार किया और नेपाल में असलम से मुलाकात की और असलम के द्वारा कहीं न कहीं आरोपी विजय यादव को 50 लाख रुपए की सुपारी दी गई, जिसके बाद विजय यादव ने लखनऊ के न्यायालय परिसर में संजीव जीवा की हत्या कर दी। लगातार बड़ा मामला था, एक के बाद एक अगर हम बात करते हुए नजर आए तो कहीं न कहीं तरह तरह के मुद्दे सामने नजर आ रहे थे। वहीं पर अगर हम बात करें तो संजीव जीवा हत्याकांड में किस तरीके से पुलिस ने बड़ा ही छानबीन की और पुलिस की छानबीन के बाद एक परत खुलती हुई नजर आई। जैसे सबसे पहले कहीं न कहीं आरोपी विजय यादव ने असलम का नाम कबूला कि असलम ने नेपाल में इस बात की सुपारी दी थी। वहीं अगर हम बात कर लें तो अब एक बदन सिंह बद्दो का जिस तरीके से नाम आ रहा है वो 5 लाख का इनामी है। अब पुलिस लगातार शिकंजा कसती हुई नजर आ रही है और देख रही है कि आखिर इसमें और कौन कौन लोग आरोपी हैं। तरह तरह की बातों के बाद कहीं न कहीं पुलिस अब उस मुकाम पर पहुंचने वाली है जहां पर ये पूरी तरह से निकल के आ जाएगा कि आखिर संजीव जीवा का हत्या किस कारणों किया गया और क्या क्या कारण रहे। ऐसे में न्यायालय जिस तरीके से लगातार अगर हम बात करें तो न्यायालय कहीं न कहीं है जो इस मामले को लेकर लगातार अगर हम बात करें तो न्यायालय इस पर जल्द से जल्द सुनवाई करती नजर आएगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक के साथ मैं त्रिपाठी, प्राइम न्यूज लखनऊ। जनपद बागपत में स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों की सुविधा हेतु एक अनूठी पहल की है। बता दें मामला क्या है, जनपद के जिला अस्पताल में मरीजों की सुविधा हेतु जनरल वार्ड में 12 AC लगवाए गए हैं स्वास्थ्य विभाग द्वारा। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग ने एक बहुत अच्छी पहल की है, मानसिक रोगियों की जांच हेतु एक EEG मशीन जो है जिला अस्पताल में लगवाई गई है, जिससे मानसिक रोगियों को बड़ा लाभ होने की संभावना है। आपको बता दें इससे पहले मानसिक रोगियों की जांच करने के लिए उनको जो है निजी जो है जांच केंद्र भेजा जाता था, जहां प्रत्येक मरीज का 2000 से 3000 के बीच में खर्चा आता था। ये तमाम खर्चे मरीजों के बचने वाले हैं और मरीजों को जो निःशुल्क जो है उनकी मानसिक जो रोगी है उनकी दिमागी जाँच होगी। जिस प्रकार से जनपद बागपत में 12 AC जनरल वार्ड में लगाए गए हैं, आम जो मरीज है जनरल वार्ड में भर्ती होने वाले उनको गर्मी से कहीं ना कहीं राहत मिलेगी और इस चीज़ को लेकर मरीजों द्वारा भी एक प्रसन्नता व्यक्त की गई है। जिस प्रकार जनपद बागपत में मरीजों के हेतु ये तमाम जो सुविधा दी गई है, स्वास्थ्य विभाग जो है लोगों के लिए जो है जो इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहा है, जो अच्छी अनूठी पहल कर रहा है, पूरे जनपद में इस बात की चर्चा है। और आज तो बताया जा रहा है, जो जानकारी मिली है आप वर्तमान में तो ये जिला अस्पताल में पहल की गई है, ये AC लगवाए गए हैं। बाकी आने वाले समय में जनपद बागपत की तमाम CHC PHC में जो AC लगवाए जाएंगे। जिस प्रकार से तमाम जो है जो वार्ड हैं जिनमें 12 जो AC लगवाए गए हैं, जनरल वार्ड जो है मरीजों को भर्ती है, मरीजों को जो है कहीं ना कहीं गर्मी से राहत मिलेगी। इस तमाम सारी चीज़ों के लिए जो नए जो CMO बागपत आए हैं, जो महावीर सिंह ने कार्यभार संभाला है, उन्होंने एक नई पहल की है जिसकी जनता में सर्वत्र चर्चा हो रही है। तमाम जो है जनता जो गर्मी से पीड़ित मरीज थे उनको कहीं ना कहीं ये राहत मिलने की संभावना है। दूसरा, जिस प्रकार से EEG मशीन जो लगाई गई है जो पूरे जनपद में एक जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। अभी तक जो मरीज थे वो अपनी जेब से पैसा खर्च करके प्राइवेट अस्पताल में परेशान होते थे और वहाँ जो अपनी मानसिक जो जांच थी वो कराते थे, परंतु अब जब से मशीन जो है जनपद बागपत में लगी है और ये मशीन कार्य कर रही है, निःशुल्क जो तमाम मानसिक रोगी है उनकी जाँच हो रही है। इन तमाम जानकारी के साथ कैमरा पर्सन रविपाल दामा के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज बागपत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे थे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने तीसरे दिन जनता दर्शन कार्यक्रम के माध्यम से जनता की फरियाद सुनी
और समस्याओं का निस्तारण के लिए संबंधित विभाग को सख्त दिशा निर्देश भी दिए। हालांकि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर मौजूद रहते हैं तो जनता दर्शन कार्यक्रम जरूर लगाते हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता को निराश नहीं किया और जनता दर्शन के माध्यम से दूर दराज से आए फरियादियों की फरियाद सुनी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर थाने स्तर, जिले स्तर और तहसील स्तर से निस्तार न हो पाने वाले फरियादी सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शरण में पहुंचे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सभी लोगों के पास जाकर उनकी समस्याएं सुनी और समस्याओं के निस्तारण के लिए आला अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश भी दिया। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट शब्दों में कह चुके हैं कि जो भी थाने स्तर, जिले स्तर से मामले निस्तार नहीं करते हैं उस पर डांट फटकार भी लगाते हैं और कई बार तो ऐसा देखने को मिला है अधिकारी को काफी डांट फटकार भी लगाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जनता दर्शन कार्यक्रम लगातार जब भी गोरखपुर दौरे पर रहते हैं तो जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते हैं। हालांकि जब सांसद थे तब से जनता दर्शन कार्यक्रम लगाते हैं और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी जनता को निराश नहीं करते हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह पूजा अर्चना किए हैं और सुबह पूजा अर्चना करने के बाद गौ सेवा भी किए और गौ सेवा के बाद सीधे जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जनता दर्शन कार्यक्रम में एक बार तो ऐसा देखने को मिला जहां से अदर प्रदेश से फरियादी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शरण में पहुंचे थे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उसको भी निराश नहीं किए, सभी की समस्याओं सुनते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का लगातार गोरखपुर दौरा रहता है। उस दौरे में कई सारी परियोजनाओं का तोहफा तो देते ही हैं, साथ ही साथ जनता को निराश भी नहीं करते हैं। कैमरा पर्सन जय प्रजापति के साथ अभिषेक सिंह, प्राइम न्यूज, गोरखपुर। लखीमपुर खीरी थाना मैगलगंज क्षेत्र में एक गांव में बने खेत में बोरवेल सही करने के लिए दो युवक बोरवेल के गड्ढे में उतर गए, जिसको लेकर के ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उनकी बेहोशी की हालत बन गई, बेहोश हो गए। वहीं 3 युवक और जब उनकी वापसी ना होने के चलते 3 युवक और उनको देखने के लिए बोरवेल में उतरे और उनकी भी वही हालत दोहराई गई, जिसको लेकर के पुलिस प्रशासन को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस प्रशासन रेस्क्यू कर 5 लोगों को निकाला, जिसमें से 2 लोगों की CSC जा कर के मौत हो गई, जहां पर 3 अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। इलाज में लोगों को बताया जा रहा है कि उनकी हालत जो है सकुशल बताई जा रही है, लेकिन गहरे बोरवेल में 5 लोग घुसने के बाद 2 की मौत हो गई, ये बड़ा सवाल खड़ा होता है। जबकि बोरवेल में पड़े मोटर को सही करने के लिए इंजीनियर भी आते हैं और तरह तरह के उनके नियम हैं और सही करने को लेकर के मिस्त्री बुलाए जाते हैं, लेकिन बोरवेल में पड़े हुए इंजन को लेकर के ग्रामीण सही करने के लिए उतर गए, जिसके चलते 2 मौतें भी हो गई और वहीं 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसको लेकर के बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के कारण उनकी मौत जताई जा रही है। कैमरा पर्सन अजय के साथ अशोक शुक्ला, प्राइम न्यूज। औरैया जनपद के अजीतमल कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते लड़का और लड़की ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचायतनामा की कार्रवाई करते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, स्थानीय लोगों के द्वारा प्रेमी युगल के आत्महत्या किए जाने की सूचना पुलिस को दी गई थी, जहां लड़की ने घर के अंदर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या की, तो वहीं लड़के ने खेत में आम के पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और गहनता से जांच किए जाने के आदेश दिए, तो वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी अजीतमल भरत पासवान ने बताया कि उन्हें प्रेमी युगल के द्वारा आत्महत्या किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है। PM रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं लड़की व लड़के के मौत होने से दोनों परिवार में कोहराम मचा हुआ है। अवधेश अवस्थी, प्राइम न्यूज, औरैया।
अमरोहा जनपद में बुखार के सैकड़ों मरीज निकलने पर स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने भी ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर घर घर जाकर कैंप लगाकर चेकिंग शुरू कर दी है। वहीं बात की जाए अमरोहा के हसनपुर थाना क्षेत्र की, तो वहीं एसडीएम हसनपुर और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने भी इस चीज में संज्ञान लेते हुए ग्रामीण क्षेत्रों का भ्रमण किया है और ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहां कैंप लगाकर चेकिंग की गई है। वहीं बात की जाए गांव फोरारा की, तो वहां पर कैंप लगाकर 300 से अधिक मरीजों को देखा गया है। वहीं अगर बात की जाए 300 से अधिक मरीजों की, तो उसमें से केवल 27 मलेरिया की जांच की गई है और 55 डेंगू की जांचें की गई हैं। 55 डेंगू की जांचों में से कोई भी डेंगू पॉजिटिव नहीं आया है। और अगर बात की जाए मलेरिया की, तो मलेरिया में 27 जांचों में से केवल 1 पॉजिटिव आया है। वहीं जो बाकी लोगों की जांचें की गई थी उनको सबको अलग अलग फीवर था और बुखार के जो मरीज हैं वो लगातार अमरोहा जनपद में बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य विभागों के जो अस्पताल हैं, स्वास्थ्य विभाग जो सरकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, उनमें लगातार सुबह से ही लाइन लगनी शुरू हो जाती है और लगातार बुखार के मरीज अमरोहा जनपद के जो प्राइवेट हॉस्पिटल है उनमें देखने को मिल रहे हैं। लगातार प्राइवेट हॉस्पिटलों में लाइन टूटने का नाम नहीं ले रही है। सब हॉस्पिटल यहाँ फुल चल रहे हैं और मरीजों की बात की जाए तो मरीज बुखार के ज्यादा है, मगर अगर स्वास्थ्य विभाग की बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग के कहने के अनुसार जो है डेंगू और मलेरिया के मरीज कम पाए जा रहे हैं। वही जानकारी देते हुए अमरोहा सीएमओ ने बताया है कि लगातार गांव डोर टू डोर गांवों में एक टीम गठित की गई है, जो टीम के माध्यम से वहां ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर जो टीम द्वारा चेकिंग कराई जा रही है। मगर जो डेंगू की शिकायत है वो कम आ रही है, मगर हाँ बुखार के जो मरीज है वो काफी देखने को मिल रहे हैं। जो वायरल है उसकी वजह से यहाँ बुखार के मरीज ज्यादा हो रहे हैं, जिनका इलाज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में किया जा रहा है। मगर उसके साथ साथ प्राइवेट हॉस्पिटल भी लगातार जो बुखार के मरीजों की हालत सुधारने में लगे हुए हैं। वहीं अगर हसनपुर थाना क्षेत्र की बात की जाए तो हसनपुर थाना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए एसडीएम और चिकित्सा अधिकारी ने 3 पैथोलॉजिक लैबों पर तालाबंदी की है। उन्होंने गलत बुखार की रिपोर्ट दी। 100 रिपोर्ट बुखार की गलत देने पर उन्होंने जब वहां जांच की तो उसमें 3 जो पैथोलॉजिक लैब थे उनको सीज कर दिया गया है और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के थाने में तहरीर दी गई है। प्राइम न्यूज संजय कुमार, अमरोहा। रविवार का समय, सुबह का समय पीलीभीत के लिए काफी दुख भरा रहा। वहीं आपको बता दें, सुबह के समय में अर्ली मॉर्निंग एक परिवार कार से लखनऊ से नैनीताल की ओर जा रहा था, जिसके चलते पीलीभीत के सेरा थाना क्षेत्र में गड़वा खेरे के पास उनकी कार खड़ी पिकअप से टकरा गई, जिसके चलते 4 लोगों की मौके पर मौत हो जाती है। वहीं एक बच्ची और एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल पूरा मामला पीलीभीत के थाना सेरामऊ क्षेत्र का है, जहां पर एक परिवार नैनीताल के लिए घर से निकला था, जिससे कि वो घूमने के लिए निकलने के बाद अचानक से कार का नियंत्रण खो गया और कार खड़ी हुई गाड़ी में टकरा गई, जिसके चलते गंभीर हादसा हो गया। इस हादसे में परिवार के 4 लोगों के मौत से क्षेत्र में काफी गम का माहौल हो गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने चारों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गंभीरों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका इलाज चल रहा है। मौके पर पहुंचे सीओ ने पूरे मामले को तत्काल प्रभाव के साथ बताया किस तरह से कार का नियंत्रण खोने के बाद जो है खड़ी हुई पिकअप में जाके टकराई और जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ है। वहीं मौके पर पहुंचे तमाम लोग, राहगीरों ने और पुलिस ने मिलकर लोगों के शवों को क्षतिग्रस्त कार से बाहर निकाला और इस प्रकार से ये दर्दनाक हादसे से लोगों में काफी गम का माहौल बना हुआ है। वहीं पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। गंभीरों के इलाज के लिए हायर सेंटर उनको रेफर कर दिया गया है। प्राइम न्यूज के लिए करण सिंह की रिपोर्ट पीलीभीत से। श्री रामपुर पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी मिली जब मुखबिरों की सूचना के आधार पर चकिया कोठी चेकपोस्ट पर संदिग्ध वाहन की तलाशी अभियान पुलिस द्वारा की जा रही थी। संदिग्ध वाहन की तलाशी अभियान के दौरान एक मोटरसाइकिल पर 2 अभियुक्त दिखाई दिए, जिनके संदिग्ध अवस्था में दिखने पर उनके पास से बोरे में एक
सीसी एक बोरे सीसी जिसमें 50 देसी बंटी बबली नाम से देसी शराब अवैध रूप से बरामद की गई। अभियुक्तों से कड़ाई से पूछताछ करने पे अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि ये सुपर स्प्लेंडर भटनी थाने के अंतर्गत ही घाटी खास से तहाँ पे चोरी की गई थी और जिसका अभियुक्त भी परिचित है। वहीं अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि पूर्व में भी हमने कई बार मोटरसाइकिल चोरी की घटना की है। उनकी निशानदेही के आधार पर पुलिस ने 4 मोटरसाइकिल और बरामद की है। वहीं अभियुक्तों द्वारा बताया गया है कि जो मोटरसाइकिल चोरी करते थे उसी से अवैध शराब का काम किया करते थे और इनका क्षेत्र में अनवरत लगातार इस तरह का चोरी की घटना और अवैध शराब के धंधे किए जा रहे थे। पुलिस द्वारा इन दोनों अभियुक्तों को पकड़कर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। वहीं क्षेत्राधिकारी श्रेयस त्रिपाठी ने बताया है कि ये अभियुक्त को पुलिस को सूचना के मिलने के बाद चेकपोस्ट पर गिरफ्तार किया गया है और इन अभियुक्तों को पकड़ने जाने के बाद चोरी की घटना पर लगाम लगेगी ही, साथ ही जो घटनाएं लगातार हो रही थी उस पर रोक लगेगा और इन अभियुक्तों को नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। सुनील शर्मा, प्राइम न्यूज़, देवरिया। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से उत्तर प्रदेश के 17 महानगरों में पिंक बूथ बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें गाजियाबाद भी शामिल है। इस समय हम ऐसे ही एक पिंक बूथ पर मौजूद हैं जो कि गाजियाबाद के मोहन नगर में है। मैं कैमरामैन से कहना चाहूँगी वो दिखाएं यहाँ पिंक बूथ पर क्या सुविधा दी गई हैं। जहाँ गाजियाबाद पुलिस लाइन में आज केंद्रीय मंत्री व गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। पिंक बूथ पर महिलाओं के सशक्तिकरण और सुरक्षा और बाल विकास व आने वाली स्कूली छात्राओं को सुरक्षा सीसीटीवी कैमरे से लैस होगा। साथ ही इस पिंक बूथ के अंदर सभी महिलाएं पुलिसकर्मी कार्यरत होंगी। इस पिंक बूथ के अंदर महिलाओं को मिलने वाली सभी सुरक्षा व्यवस्था व शिकायतों का निस्तारण होगा। साथ ही पिंक बूथ पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों पर भी पिंक स्कूटी होगी। वहीं बेबी फीडिंग की भी यहाँ व्यवस्था की गई है। जहाँ गाजियाबाद पहला ऐसा ज़िला है जहाँ पिंक मोबाइल के रूप में पुलिसकर्मियों को 4 पहिया वाहन यानी कार दी गई है। इन पर पुरुष चालक तैनात किए जाएंगे। स्कूटी सवार पुलिसकर्मी महिला पीड़ितों को अपने साथ नहीं ले जा सकती, लेकिन कार सवार पुलिसकर्मी महिलाओं को संबंधित थाने मामूली रूप से चोटिल होने पर अस्पतालों और सुनसान स्थानों पर पहुंचा पाएंगी। बूथ और मोबाइल पर सभी महिलाओं का पूरा डाटा रखा जाएगा ताकि घरेलू हिंसा के मामले में यह रिकॉर्ड रखा जा सके। पीड़ितों के साथ साथ कब ऐसा हुआ है यह भी रिकॉर्ड यहाँ रखा जाएगा। वहीं मामले में पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्र ने बताया कि अपराध होने पर महिला जिस भी थाना क्षेत्र में रहती है वहाँ के पिंक बूथ पर जाकर बता सकती हैं। उनकी शिकायत लेकर पुलिस तुरंत मदद पहुँचाएगी। मुकदमे की ज़रूरत हुई तो पीड़िता को थाने लेकर जाएगी ताकि रिपोर्ट दर्ज में कोई समस्या ना हो। वहीं महिला को सुरक्षा और निजता का एहसास दिलाने में पिंक मोबाइल अहम रहेंगे, क्योंकि पीआरवी पीसी वैन चीता मोबाइल के साथ साथ अब अपने अपने क्षेत्र में वह घूमेंगी। भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जैसे प्रमुख बाजार, स्कूल, कॉलेज के बाहर ऐसे समय में गश्त करेंगी जब महिलाओं की संख्या अधिक हो, जिसको लेकर पिंक बूथ व मोबाइल का आज शुभारंभ गाजियाबाद के सांसद व केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह द्वारा किया गया है, जिससे महिलाओं को सुरक्षा मिल सके। अपने सहयोगी कुणाल के साथ मैं प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज़, गाजियाबाद। दफ़ा 144 लागू हो गई है और आपको बताते चले कि 30 अक्टूबर तक ये दफ़ा 144 रहेगी, जिसमें लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से कहीं न कहीं डीसीपी ने निर्देश दिया है और वहीं डीजीपी के निर्देश के बाद अगर हम बात करें तो डीजी ने जिस तरीके से एक अहम बैठक की थी और उसके बाद कहीं डीजीपी ने सभी थानों के इंस्पेक्टरों को निर्देश दे दिया है कि इस वक्त चाहे गणेश पूजा हो या हिंदू समुदाय की बात करें या मुस्लिम समुदाय का कोई भी जुलूस नहीं नए रास्तों से निकाला जा सकता। जो रास्ते थे उन्हीं रास्तों पर निकाला जाए, लेकिन कोई भी नया जुलूस नहीं निकलेगा और ना ही नए रास्तों से कोई जुलूस निकलेगा। लगातार बात करें तो जिस तरीके से जुलूसों में लंबी भीड़ होती थी वो भीड़ देखने को नहीं मिलेगी और साधारणता पूर्वक उस जुलूस को निकाला जा सकता है। तो ऐसे में लगातार बात करें तो सबसे पहले जो निर्देश है कि जुलूस निकालने से पहले क्षेत्रीय
थाने में इसकी सूचना दी जाए, एक अहम बैठक की जाए और बैठक में कहीं न कहीं जिस तरीके का जुलूस है उसका पूरा विवरण दिया जाए। आखिर उस पर कहीं न कहीं पुलिस ध्यान देगी और पुलिस ध्यान देने के बाद देखेगी कि आखिर हमको इस जुलूस को किस तरीके से पूर्णतः संभव कराना है, तो उसके लिए पुलिस को निर्देशित किया जाएगा और पुलिस बटालियन को भी कहीं न कहीं लगाया जाएगा। क्योंकि एक तरफ दफा 144 ऐसे में जुलूस निकालना कहीं न कहीं प्रतिबंध होता है, लेकिन ऐसे में अगर यदि जुलूस जो निकल रहे हैं वही जुलूस निकलेंगे, कोई भी नए जुलूस आप नहीं निकाल सकते हैं। अगर नए जुलूस निकलने हैं तो उसके लिए परमिशन होता है, लेकिन इस बार अभी तक बात करें तो परमिशन पर रोक लगा दी गई। जो पुराने जुलूस निकलेंगे, चाहे वो गणेश चतुर्थी की हम बात कर ले या दशहरा की बात कर ले या दीपावली आने वाला है, उस पर तरह तरह के त्यौहार हैं, त्योहारों को ही देखते कहीं न कहीं दफा 144 लगाई गई। तो ऐसे में माना ये जाए कि जो जुलूस हैं वो नए जुलूस प्रतिबंध है, जो पुराने जुलूस हैं उनको कहीं न कहीं जो निकाला जाएगा तो उसके वही रूट रहेंगे जिन रूटों पे अभी तक जुलूस निकलता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसकी सूचना पूरी तरह से क्षेत्रीय थाने को देना होगा और चूंकि क्षेत्रीय थाना ही कहीं न कहीं इसको निर्देशित करेगा कि आखिर किस तरीके से हमको इस जुलूस को पूर्णतः संभव कराना है। तो माना यह जाए कि कहीं न कहीं जिस तरीके से डीजीपी ने इस पर एक निर्देश दिया है, थाने और चौकी की बात करें तो पुलिस थाने पे इसको निर्देश दे दिया गया है कि पूरी तरह से संभव कराते हुए नजर आए। तो ऐसे में किसी तरीके की कोई दिक्कत न होने पाए, और चाहे वो हिंदू समुदाय की बात करें चाहे मुस्लिम समुदाय हो, सभी समुदाय के जुलूसों पर कहीं न कहीं देखा जाए तो नए जुलूस पर रोक लग चुकी हो। जो पुराने जुलूस निकलते हैं उसको भी कहीं न कहीं साधारणता पूर्वक निकालना होगा। किसी तरीके की कोई बात उस जुलूस में नहीं होना चाहिए और पुलिस पूरी तरह से साथ निगरानी रखे रहेगी। आपको बताते चले उस जुलूस की कहीं न कहीं सीसीटीवी कैमरे द्वारा पूरी निगरानी रखी जाएगी और पूरी तरह से कहीं न कहीं अगर हम बात करें तो जिस तरीके से अहम बैठक की गई थी उसके बाद डीजीपी ने जो निर्देश दिए हैं उस निर्देशों का पालन करते हुए नजर आना पड़ेगा। वीडियो जर्नलिस्ट सूर्या के साथ मैं जय त्रिपाठी, प्राइम न्यूज लखनऊ। शासन के आदेशानुसार जीरो टॉलरेंस की नीति को आजमाते हुए बरेली के डीएम ने जिले में धारा 144 को लागू कर दिया है और साफ तौर पर से अधिकारियों को सख्त आदेश दे दिए हैं कि आगामी त्योहारों को लेकर के किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साफ तौर पर से कल देर रात की बात की जाए तो धारा 144 को आदेश जारी कर दिया है और उसमें महत्वपूर्ण बिंदुओं पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया गया है। सबसे पहली बात की जाए, जितने भी आने वाले समय में जुलूस निकलेंगे उन जुलूसों में किसी प्रकार के सशस्त्र का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। किसी भी इलाके में या फिर सार्वजनिक स्थान पर 5 लोगों से अधिक लोग इकट्ठा होने पर मुख्यतः पाबंदी रहेगी और साफ तौर पर से जितने भी जुलूस निकलेंगे आने वाले समय में उन पर जो है बिना अनुमति के उनको जो है जुलूसों को निकाला नहीं जाएगा। तो ऐसे तमाम बिंदुओं पर डीएम ने एक्शन लिया है और साफ तौर पर से बरेली की जो पुलिस है उनको भी एक प्रतिलिपि सौंप दी गई है कि किसी प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कानून व्यवस्था को बरेली के एसएसपी जो है पुख्ता रखें। तो ऐसे कई आदेशों को बरेली के डीएम ने देर रात पारित कर दिया है, लेकिन देखना होगा आने वाले समय में ये धारा 144 कितना लागू हो पाती है और कितना इसका जिले में ज़मीनी स्तर पर असर देखने को मिलेगा। फिलहाल इस धारा को कृष्ण जन्माष्टमी की बात की जाए, 12 वफात की बात की जाए, चेल्लुम की बात की जाए और गांधी जयंती यानी कि 2 अक्टूबर की बात की जाए और लास्ट त्यौहार दशहरे की बात की जाए, इन सभी त्योहारों को देखते हुए इस कार्रवाई को किया गया है। और अब देखने वाली बात होगी कि 27 अक्टूबर जो कि दशहरा मनाया जाएगा उस दिन तक ये धारा 144 जिले में लागू रहेगी। कैमरा पर्सन विकास के साथ शानू कुमार, प्राइम न्यूज़ बरेली।